मैं अक्सर देखता हूँ कि फैक्ट्री में ऑर्डर्स और मशीन तो दोनों बढ़ते रहते हैं, पर ओनर का जो पर्सनल बैंक बैलेंस है वो वहीं पे फिक्स रहता है, वो नहीं बढ़ता। इसमें कौन गलत है? कोई नहीं, बस एक सिस्टम मिसिंग है और आज हम वही सिस्टम बनाएँगे। एक रिपीटेबल हैबिट जिससे प्रॉफिट सिर्फ नंबर ही नहीं, बल्कि आपकी रियल वेल्थ बनाएगा भी और उसको बढ़ाएगा भी। तो हम पहले एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। संदीप ने 10 साल में फैक्ट्री को बहुत एक्सपैंड कर लिया। उसने अपनी फैक्ट्री के टर्नओवर को 2 करोड़ से बढ़ा के 12 करोड़ कर लिया। हर साल अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन हर साल वो सारे के सारे प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट कर देता था। तो उसकी पेपर पे तो नेटवर्थ बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसके बैंक में बैलेंस नहीं था। तो उसका क्या रिजल्ट हुआ? एक्सीडेंटली उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया। वो 20 दिन फैक्ट्री नहीं जा पाया। तो फैक्ट्री नहीं जा पाया और उसके बैंक में बैलेंस भी नहीं था। जब हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो खर्चा तो होगा ही, लेकिन उसके बैंक में कोई बैलेंस ही नहीं था। सारी इन्वेस्टमेंट तो फैक्ट्री में, मशीनों में, इन्वेंट्री में और उधारी में घुसी हुई थी, जो वो निकाल नहीं पा रहा था। तो उसको पापा के ट्रीटमेंट के लिए 40 लाख का लोन उठाना पड़ गया। इससे ऊपर उसके ऊपर नेसेसरी बर्डन बढ़ गया और उसकी एब्सेंस में फैक्ट्री में काम भी रुक गया था। जो फंड आ रहे थे घर के खर्चे के लिए, वो भी नहीं आ रहे थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि देयर वाज नो इमरजेंसी फंड, फैमिली सेविंग वाज निल और रिटायरमेंट की प्लानिंग तो भूल ही जाओ। और अगर आप भी संदीप की तरह अपनी फैक्ट्री के प्रॉफिट का 100% फैक्ट्री में रख रहे हो किसी ना किसी रीजन से, और भगवान ना करे कभी आपके बिजनेस में कोई बिजनेस कम हो गया, तो आपके पर्सनल लाइफ पे बहुत डायरेक्ट हिट आएगा। री इन्वेस्टिंग अच्छी है, लेकिन 100% री इन्वेस्ट करने का मतलब है आपके पास कोई कुशन नहीं है, और कुशन के बिना ग्रोथ फ्रेजाइल हो जाती है और छोटा सा शौक भी जोर का झटका लगा देता है। तो ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो फैक्ट्री में हम पैसा डालेंगे उससे हमें सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो फैक्ट्री की प्रॉफिट की रेशियो है, जो अर्निंग आती है हमें, वो बैंक इंटरेस्ट या इक्विटी के रिटर्न से बहुत ज़्यादा है। ये सही भी हो सकता है कि आपको फैक्ट्री से अर्निंग ज़्यादा हो, लेकिन फैक्ट्री में आपके प्रोडक्शन के बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। जब सब अप हो रहा होता है, ग्रोथ पीरियड चल रहा है, तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब डाउन पीरियड आता है तब सारा पैसा एक ही जगह स्टक होने से आपको मुश्किल आती है। और यहीं अगर आप कुछ पैसा फैक्ट्री से निकाल के इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो आपकी फैमिली को लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी देती है। तो आप सोचोगे यार मैं फैक्ट्री से पैसा कैसे निकालूं, इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करूं? तो इन्वेस्ट स्मॉल, छोटी छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करो, उसको हैबिट बनाओ। फिर आप रेगुलरली, आपको इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट बन जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होकर बहुत ज्यादा हो जाएगी। रिसर्च बताती है कि जो इंडियन एमएसएमई बिजनेस ओनर्स हैं, वो लॉन्ग पेमेंट साइकिल के चक्कर में और हाई इन्वेंट्री के चक्कर में हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, और उनका कैश फ्लो में कोई ना कोई इशू रहता है और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो इसका एक और रीजन ये भी है कि ना, अगर आपने सोच लिया कि आपने ये करना है, लेकिन आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया, कोई गवर्नेंस का सिस्टम, रूल्स नहीं बनाए अपने लिए, कि एनुअल रिव्यू नहीं किया, तो आप ये भी कर नहीं पाओगे। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम आगे देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने प्रॉफिट्स को क्वार्टरली रिव्यू करने की हैबिट डालनी होगी। तो एवरी क्वार्टर, जो कि 3 महीने का पीरियड होता है, उसमें आप अपना प्रॉफिट निकालिए और कैश फ्लो निकालिए। प्रॉफिट तो पता है, कैश फ्लो क्या चीज होती है? देखिए, प्रॉफिट तो आप क्या करते हो, अपनी सेल्स में से सारे अपनी परचेज और सारे एक्सपेंसेस जो ओवरहेड्स हैं आपके, फिर अपना डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और प्रोविजन, टैक्सेस की प्रोविजन को लेस करके अपना प्रॉफिट निकाल लेते हो। लेकिन जो कैश फ्लो है उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसमें हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करते, और अगर हमने कोई एसेट नहीं परचेज करनी है, करी है इस क्वार्टर में या फ्यूचर में करनी है, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सेल्स, जो हमारी सेल्स है, रेवेन्यू है, उसमें से परचेज, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट की कॉस्ट और जो टैक्स की प्रोविजन है उसको लेस कर देते हैं। तो इस तरह हमारा कैश फ्लो निकल जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने प्रॉफिट्स को क्वार्टरली रिव्यू करने की हैबिट डालनी होगी। तो एवरी क्वार्टर, जो कि 3 महीने का पीरियड होता है, उसमें आप अपना प्रॉफिट निकालिए और कैश फ्लो निकालिए। प्रॉफिट तो पता है, कैश फ्लो क्या चीज होती है? देखिए, प्रॉफिट तो आप क्या करते हो, अपनी सेल्स में से सारे अपनी परचेज, फॉर एग्जांपल आपके टर्नओवर 3.5 करोड़ की है, रॉ मटेरियल या डायरेक्ट कॉस्ट आपकी 2 करोड़ 40 लाख की आ गई, और जो भी आपने ओवरहेड देने हैं वो 60 लाख के आ गए, और 10 लाख की आपने ईएमआई कर दी, और 5 लाख की आपने अपनी टैक्स प्रोविजन कर दी। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका कैश फ्लो कितना आएगा। जो भी फिगर आएगी वो आपका कैश फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल आपके टर्नओवर 3.5 करोड़ की है, रॉ मटेरियल या डायरेक्ट कॉस्ट आपकी 2 करोड़ 40 लाख की आ गई, और जो भी आपने ओवरहेड देने हैं वो 60 लाख के आ गए, और 10 लाख की आपने ईएमआई कर दी, और 5 लाख की आपने अपनी टैक्स प्रोविजन कर दी। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका कैश फ्लो कितना आएगा।
जो भी फिगर आएगी वो आपका कैश फ्लो होगा। कैलकुलेशन कर लिया आपने, तो आपका 20 लाख का कैश फ्लो आया। तो अब इस 20 लाख के 20 लाख को नहीं हमने पर्सनल वेल्थ में लगाना, इसमें से हम कुछ पैसा पर्सनल वेल्थ में लगाएंगे और बाकी पैसा बिजनेस में रखेंगे। तो ये हम शुरू आप 10% से कीजिए। 10% पैसा जब इन्वेस्ट कर लोगे आपको हैबिट पड़ जाएगी। लेकिन इसके हम 3 तरह के मेथड कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कितना कितना आप री इन्वेस्ट करना है और कितना बिजनेस में लगाना है। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो या बिजनेस आपका अर्ली स्टेजेस में है, जो आपको हाई ग्रोथ चाहिए और बिजनेस में डेट ज्यादा है, तो आप अपने कैश फ्लो का 70% को बिजनेस में री इन्वेस्ट कीजिए। 20% को जो ओनर है अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए कहीं भी लगाए, इक्विटी में, गोल्ड में या रियल एस्टेट में। और जो 10% का कैश फ्लो का 10% है वो आप इमरजेंसी फंड्स के लिए रख लीजिए। वो इमरजेंसी बिजनेस के लिए भी हो सकती है और पर्सनल भी हो सकती है। थोड़ा ज्यादा टाइम के बाद जब आप स्टेबल हो जाओ बिजनेस में या आपके ऊपर डेट कम है, तो यही रेशियो आप 60-30 और 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है यार कि मैंने वेल्थ बनानी है और या मेरे ऊपर डेट बहुत कम है, या आपने सोच लिया कि बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट कम करनी है, उस केस में भी आपको 50% तो रीइन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इस केस में आप 50% को रीइन्वेस्ट कीजिए, 40% को ओनर अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है और 10% को आपने बिजनेस के रिजर्व फंड्स के लिए, इमरजेंसी के लिए रखना है। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है ये कहाँ पे करनी है, आप नोट कीजिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ये जो हमने कहा था कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, इस सारे पैसे को भी हमने एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना। इसके आप 3, 4 या 5 बकेट्स बना लीजिए। कुछ पोर्शन को तो आप एफडीज में इन्वेस्ट कीजिए। एफडी थोड़ी लिक्विड एसेट होती है, जब आपको फंड चाहिए तो आपको इजीली आप उसको निकाल सकते हो और ये सेफ मोड भी है। रिटर्न थोड़ी कम होगी लेकिन लिक्विडिटी और सेफ्टी आपके पास रहेगी। उसके बाद कुछ पैसे को आप, अगर आपको शेयर मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज है, कुछ पैसे को आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ शेयर परचेज कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो गो फॉर म्यूचुअल फंड। तो इसका अराउंड 30% या 40% आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप उसके लिए मंथली, क्वार्टरली सिप लगा सकते हैं। तो सिप लगने से मार्केट के अप एंड डाउन से आप सेफ हो जाते हो और आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। और थोड़े अगर आप डेयर डेविल हो, रिस्क ले सकते हो, तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो या गोल्ड परचेज करके रख सकते हो। ये तो हो गए शॉर्ट टर्म के प्लान इन्वेस्टमेंट के। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लेगेसी बिल्डिंग करनी है तो आप रियल एस्टेट की कोई आइटम, रियल एस्टेट परचेज कर सकते हो। कोई हाउस परचेज कर लिया आपने, शॉप परचेज कर ली, फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज कर ली, उससे आपको रेंटल यील्ड भी आ सकता है और उसने आगे ग्रो करना है। तो इन 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपने किसमें कितनी करनी है ये आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लानर के साथ या किसी अक्लमंद आदमी के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो, या अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसके बाद कितना प्लान करना है कर सकते हो। ये तो हो गया कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और बुक्स को रिव्यू करना है, पर इसकी हैबिट भी डालनी है। तो इस सिस्टम को आपने ऑटोमेट करना है। अपने कैलेंडर में एक डेट नोट कर लीजिए कि इस डेट को मैंने कैश फ्लो और ये प्रॉफिट क्वार्टरली निकालना ही निकालना है। उसके बाद इसको एलोकेट करके मैंने बिजनेस से विड्रॉ कर लेना है और इन्वेस्टमेंट्स में डाल देना है। और जिस इन्वेस्टमेंट में डालना है उसके लिए आप ऑटोमेटिक बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो या अपने अकाउंटेंट को रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो। तो ये सब डिसिप्लिन से ही होगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं करोगे, से नहीं चलोगे, तो ये काम नहीं होगा। और डिसिप्लिन के लिए आप किसी अपने बडी को, सीए को या फैमिली मेंबर को भी साथ में असाइन कर सकते हो, जो कि आपको रिमाइंड कराता रहेगा और चेक करता रहेगा आपने ये कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। अब इसके लिए हम कुछ देखते हैं केपीआई। केपीआई क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इसके लिए भी केपीआई बनते हैं। सबसे पहले तो ओनर पे रेशो, कि जो ओनर की सैलरी है वो पर ईयर प्रॉफिट्स का कितना है। तो इस जो ओनर की सैलरी है इसमें जो नेटवर्थ के लिए बिल्डिंग कर रहे हो, विड्रा कर रहे हो, वो भी आ जाएगी। और जो ओनर अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसा विड्रा कर रहा है वो भी आ जाएगी। इसका टारगेट है आपका 30% तो ये होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। आप स्टार्टिंग इसको 10% या 15% से शुरू कर सकते हो और बाद में रिवाइज करके थोड़ा बढ़ा सकते हो। और इसको टारगेट लेना है कि आपने 30% तक पहुंच जाए, लेकिन 30% से ऊपर ना हो जो ओनर की सैलरी है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट या फंड्स के लिए जो हमने एलोकेशन करनी है। इसका भी आप स्टार्टिंग टारगेट 10% का रखिए और बाद में इसको 10 से बढ़ा के 15 या 20 तक ले सकते हो। ये वो पैसा है जो बिजनेस अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो ओनर अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो डिफरेंट था, ओनर ने अपनी सैलरी में से इन्वेस्ट कर दिया था। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बिजनेस भी एक कुछ पैसा
हर महीने विड्रॉ करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि जब उसको एक्सपेंशन करनी है बिजनेस को, या कोई बिजनेस के ऊपर कैलेमिटी आती है तो कोई इशू ना हो, वो इन फंड्स को यूज करके हम उससे बच सकें। दूसरा है इन्वेस्टमेंट या फंड्स के लिए जो हमने एलोकेशन करनी है, इसका भी आप स्टार्टिंग टारगेट 10% का रखिए और बाद में इसको 10 से बढ़ा के 15 या 20 तक ले सकते हो। ये वो पैसा है जो बिजनेस अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो ओनर अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो डिफरेंट था, ओनर ने अपनी सैलरी में से इन्वेस्ट कर दिया था। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बिजनेस भी एक कुछ पैसा हर महीने विड्रॉ करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि जब उसको एक्सपेंशन करनी है बिजनेस को, या कोई बिजनेस के ऊपर कैलेमिटी आती है तो कोई इशू ना हो, वो इन फंड्स को यूज करके हम उससे बच सकें। थर्ड पॉइंट है कैश कन्वर्जन साइकिल। तो आपने देखना है कि आपके बिजनेस में जो कैश है, जो इन्वेस्ट करते हो परचेज करने के लिए गुड्स, वो कितने टाइम में दोबारा कैश में कन्वर्ट होता है। इसमें जो टाइम पीरियड है कि पहले आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, उसको कितना टाइम होल्ड रख रहे हो आप रॉ मटेरियल को, फिर जो आपका प्रोडक्शन है, फैक्ट्री का साइकिल है, वो 15 दिन का है या 20 दिन का है, वो हो गया। उसके बाद जो फिनिश गुड्स की आप इन्वेंट्री रखते हो, वो 15 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन की, कितने की रख रहे हो। और लास्ट में सेल करने के बाद जो आपके डेटर्स हैं उनका क्रेडिट पीरियड कितना है, आपको रियलाइज पैसा 30 दिन में या 60 दिन में, कितने दिन में हो रहा है। तो इस तरह आपका कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगा जब इन तीनों को ऐड करोगे। ये 100 दिन का भी हो सकता है और 200 दिन का भी हो सकता है, 300 दिन का भी हो सकता है। आपने ट्राई करनी है कि कैश कन्वर्जन साइकिल को छोटा करना है, ताकि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाए। लास्ट में आती है रिजर्व रेशो। हमने कह दिया कि इमरजेंसी आती है आपके ऊपर, वो आप कैसे निकालोगे। जब आप मंथली क्वार्टरली कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, तो आपने देखना है कि आपका मंथली कैश फ्लो, कैश का आउटफ्लो कितना होता है। तो अगर आपका कैश कन्वर्जन साइकिल है जो वो 60 डेज के आसपास का है, तो आप टारगेट कीजिए कि आपके पास 3 महीने का तो कम से कम रिजर्व होना चाहिए, जितने आपके मंथली कैश आउटफ्लो होते हैं। और अगर वो 60 डेज से ऊपर का है, तो रिजर्व आपके पास जो होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ का होना, एक्सपेंस का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली जो कैश आउटफ्लो है वो 10 लाख का है, तो आपको 30 लाख का रिजर्व फंड, इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, ताकि अगर कोई आपको फैमिली में या बिजनेस में इशू आता है तो बिजनेस स्मूथली चलता रहे, कैश की शॉर्टेज ना हो और आपको कोई लोन ना लेना पड़े। मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, फिर भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन होगी, यार ये मैं कैसे करूंगा। तो जो कॉमन ऑब्जेक्शन आपके दिमाग में आएगी, जो मुझे लग रहा है, उसमें सबसे पहली ऑब्जेक्शन तो ये आएगी, अगर मैं बिजनेस से पैसा निकाल लूंगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो हम बिजनेस में से बहुत कम पैसा निकालने के लिए कह रहे हैं इनिशियली। आप बिजनेस में से 10% ऑफ कैश प्रॉफिट से निकालना है आपने, और ये आपको फील भी नहीं होगा इतना कम पैसा निकालना। तो इतना पैसा निकालोगे और बिजनेस को चलाओगे तो डिसिप्लिन से बिजनेस चलाने की आदत पड़ जाएगी। जो आपके पास जितने फंड होते हैं बिजनेस में, हम उन्हीं को और इन्वेस्ट कर देते हैं। ज्यादा फंड आने पे हम ज्यादा इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं, मार्केट में उधारी ज्यादा फैला देते हैं। तो जितना पैसा लगाओगे उतना ही लग जाएगा। तो स्टार्टिंग 10% से कीजिए, तो अगर आपका बिजनेस स्मूथ चलता रहा तो हम उसको बाद में बढ़ा लेंगे। दूसरा आता है कि मेरे बिजनेस को पैसा एकदम से चाहिए होगा, तो हम इसी की तो प्लानिंग कर रहे हैं। जो हमने रिजर्व फंड बनाया है, अगर आपको इमरजेंसी में बिजनेस में फंड चाहिए किसी बड़े ऑर्डर के लिए, तो आप उसको एक बार यूज कर लीजिए। उसको यूज करने के बाद जब आपने वो ऑर्डर पूरा कर लिया, फुलफिल कर लिया, तो दोबारा इमरजेंसी फंड की बकेट को उतने से ही फिल कर दीजिए। फिर कई आपके पेरेंट्स कहेंगे, यार मुझे तो ना टेंजिबल एसेट चाहिए, फैक्ट्री, मशीन्स, मुझे तो यही समझ आता है। तो मशीन जरूरी है, पर वो एसेट नहीं है। मशीन आपकी एक लाइबिलिटी भी है। मशीन डेप्रिशिएट होती है, उसको मेंटेनेंस चाहिए, और वो अगर चलेगी तभी अर्निंग देगी। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो डाइवर्सिफाई करके अलग अलग पोर्शंस में, वो मशीन चले ना चले, आप काम पे जाओ ना जाओ, वहां से रिटर्न आनी ही आनी है। वो आपकी रियल एसेट है। फिर जो लास्ट ऑब्जेक्शन है वो आती है कि मेरा बिजनेस स्टेबल नहीं है यार, थोड़ा इसको स्टेबल कर लूं, ग्रो कर लूं, तो इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बिजनेस तो कभी स्टेबल होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी ग्रोथ की भूख हमेशा बढ़ती रहती है। आज टर्नओवर आपकी 10 करोड़ की है, नेक्स्ट ईयर आपने 12 करोड़ करनी है, फिर 15 करनी है, फिर आप कोई नई प्रोडक्ट लाइन शुरू कर देते हो, फिर नई मार्केट में एक्सपैंड करते हो, जियोग्राफिकल एरिया ऐड कर देते हो। तो बिजनेस को स्टेबल होने की वेट मत करो। बिजनेस आपका स्टेबल है, लेकिन हाई ग्रोथ के कारण स्टेबल नहीं है। तो आप समझो कि आपका बिजनेस स्टेबल है और आपने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। तो सोचा कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। जितना भी आपको लगता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, आप नीचे कमेंट में डालिए कि मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। और अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर्स दैट बिल्ड फ्रीडम।